अब ये मैंने बिल्कुल, आपने सुना ही होगा, श्रीधर वेम्बू जी ने भी इस पर बात करी कि भाई 20s में, अर्ली 20s में मैरिज कर लो, दैट इज द राइट थिंग टू डू। अब जो पेरेंट्स जिन्हें अपने डॉटर्स की थोड़ी भी पड़ी हुई है, एटलीस्ट डॉटर्स के बच्चों की, फ्यूचर बच्चों की पड़ी हुई है थोड़ी सी भी, उनको इतना समझ में आना चाहिए कि जब गर्ल 22-24 की एज की होती है, तब सबसे बड़ा कैंडिडेट का लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, लिस्ट की साइज, मेल कैंडिडेट्स के लिस्ट की साइज की बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा लिस्ट सिलेक्ट करने को कब मिलेगा, जब लड़की विद इन द रेंज ऑफ 22-24 होती है, तब सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा पूल मिलेगा ऑफ मेन, जो उसको रिजेक्ट नहीं करने वाला है। ओके, तो जैसे जैसे लड़की एज होती जाएगी वो पूल छोटा 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 होता जाएगा, बिकॉज लड़की की इनकम बढ़ती जाएगी और उसको उससे ऊपर वाले इनकम से ही उसको शादी करनी है, कम वाले से तो कोई लड़की करेगी नहीं, तो उसका पूल छोटा 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 होता जाएगा सिलेक्ट करने का। तो जो कोई भी पेरेंट्स हैं लड़की के, डॉटर्स के, अगर उनका अच्छा चाहते हैं, उनका अच्छा फ्यूचर होना चाहते हैं, और कैश फ्लो में लालच नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़की के भविष्य में इंटरेस्ट है, उन पेरेंट्स को लार्जेस्ट पूल में से बेस्ट सिलेक्ट कर लेना चाहिए जब 22 की 24 की रेंज में हो तब। फिर जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएगी, क्राइटेरिया कम होते जाएंगे, लिस्ट मैन का कम होता जाएगा, सिलेक्ट करने का लिस्ट, क्योंकि ज्यादा इनकम वाला ही चाहिए अब, वो लिस्ट कम होते 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 इतना सिकुड़ता जाएगा, और जितनी एज जा रही है उस हिसाब से फिर सामने वाले के घर वो सेट नहीं हो पाएगी। जब कम एज में जाते हो तो सेट होना बहुत इजी है, क्योंकि आप फिर भी थोड़े फ्लेक्सिबल हो, सामने वाला कुछ और ओपिनियन है, आपका कुछ और ओपिनियन है, आप एडजस्ट करने को तैयार हैं क्योंकि एज कम है। ठीक, जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है आपके थॉट्स कॉन्क्रीट होते जाते हैं, आपको लगता है नहीं ऐसे ही होना चाहिए, फिर वो लड़की सेट नहीं हो पाएगी सामने वाले के घर। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है वहां सेट होना। तो अगर वो पेरेंट्स जिनको सच में डॉटर्स की पड़ी हुई है और उनको पता है कि लेट मैरिज का क्या कॉन्सिक्वेंस उस लड़की को अकेले झेलना पड़ेगा, कोई नहीं होगा, जब बच्चा गलती से अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाए जिसको फिजिकल या साइकोलॉजिकल कुछ, बिकॉज लेट मैरिज की वजह से अगर लेट बच्चा हुआ है तो कुछ डेफिशिएंसी वाला अगर बच्चा हो गया, तो लड़की को उसका करियर तो भूल जाओ, उसका लाइफ भी भूल जाओ, वो पूरी की पूरी उस बच्चे में फंस जाएगी पूरे जीवन, एंटायर लाइफ। और ये जो सलाह देने वाले हैं ना कि लेट करो मैरिज, वो कोई आसपास भी दिखाई नहीं देगा मदद करने के लिए। उस लड़की को अकेले अपने बच्चे के साथ पूरा जीवन स्ट्रगल करना पड़ेगा, हॉस्पिटल के चक्कर, अप एंड डाउन, कोई भी सहेलियां नहीं आएंगी बचाने, मदद करने, जो ये एडवाइस दे रही है कि लेट करो। समझ रहे हैं? तो अमेरिका में, वेस्ट में ये हो रहा है, लेट मैरिज वाले, जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हो रहे हैं, 60-70% जैसे केसेस हो चुके हैं लेट कर करके। बायोलॉजिकली जितना आप वीक होते जाते हो, तो ये नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, जब समझाते हैं हम तो बहुत सारे आते हैं जो ऐसी कंप्लेन लेके, तो समझाना पड़ता है कि भाई लड़की की बायोलॉजिकल क्लॉक है, लड़के की कोई बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है, लड़की की है। सो ये नहीं समझते, वो इक्वालिटी के उसमें सारा मटेरियल इक्वालिटी का पढ़ते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि लड़की का लिस्ट छोटा होता जाता है सिलेक्ट करने का, और लड़के का लिस्ट बड़ा होता जाता है, बिकॉज ही इज अर्निंग मोर एंड मोर। जितना एज गया लड़के का अर्निंग बढ़ता जा रहा है, उसके लिए उसका लिस्ट बढ़ता जा रहा है विथ एज। लड़की का जैसे अर्निंग बढ़ता जा रहा है उसका लिस्ट कम होता जा रहा है लड़का सिलेक्ट करने के लिए, पूरा रिवर्स इंपैक्ट है। समझ रहे हैं? ये डिफरेंस समझना जरूरी है जिनको नहीं समझ में आ रहा है। और महिलाएं जो उल्टा पढ़ा रही है अपनी बेटियों को, उन्हें सीखना जरूरी है। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये 38 साल की लड़की जिसका यूएस का वीजा रिजेक्ट हुआ, उसको डिप्रेशन आ गया तो उसने सुसाइड कर लिया।
भाई साहब, एंड शी वॉजंट मैरिड ऑब्वियसली। ऐसा क्या उसको यूएस वीजा में दिख रहा है जो जीवन अपना उसने, मतलब हद है। पेरेंट्स के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा कितना मेहनत लगता है एक बच्चे को बड़ा करने में। सुसाइड कर लिया भाई, सिर्फ यूएस वीजा नहीं हुआ इसलिए। और मैरिड नहीं थी, 38 साल की मैरिड नहीं थी। मतलब इसके पेरेंट्स कितने लापरवाह, केयरलेस पेरेंट्स, स्पेशली मदर। कि मदर ने बताया नहीं कि बस पैसा ही कलेक्ट कर। भाई तू पैसा किस लिए कलेक्ट कर रही है? सामने वाले को तेरे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप उसको भेज रहे हो जॉब के लिए तो उसको समझाओ कि ये कैश में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। योर सिलेक्शन पूल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये समझाने का काम पेरेंट्स का है, राइट? सामने वाला नहीं समझाने वाला ये सब चीजें। ये लड़की ने खुद समझना होता है कि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक तो शॉर्ट है। अब ये 38 साल की अनमैरिड, ऑब्वियसली किसकी जिम्मेदारी है? मदर की और उनके फादर की। क्यों चुप बैठे रहे होंगे इतने साल तक? तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन टीयर 1 सिटीज में। क्योंकि जब कभी मैं बोलता हूं तो नीचे कमेंट आ जाती है, सर आप तो बायस्ड हैं लड़कियों के खिलाफ। अरे भाई, लड़कियां ही झेल रही है ये आउटकम, वरना कुत्ता कोई क्यों लेके आएगा 5th फ्लोर पे खींच के? जब वो एज चली गई तो कुत्ता लेके आना पड़ रहा है ना लड़कियों को। चले, और कैश किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। चलो भाई, किसी को बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, कोई सच में फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है तो समझ भी आता है। क्यों कलेक्ट करना है, किसके लिए कलेक्ट करना है, वही नहीं पता। इतना कैश कलेक्ट करके क्या करना है? सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़के को तुम्हारे कैश में। हाउ डज इट इंप्रूव योर प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड? तो ये नहीं समझ रहे हैं। अब जो भी एक्चुअली ये मदर्स ने समझाना चाहिए, भाई तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक जा रहा है, कैश कलेक्ट करना है तो कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये मदर ने समझाना चाहिए एक्चुअली। अब ये ऑब्वियसली सतपाल जी पूछ रहे हैं कि कितना स्पेंडिंग ज्यादा कम होना चाहिए कपल और फैमिली के लिए, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा ऊपर से गिर गया गुड़गांव में। तो काफी लोगों को मिर्ची लगी मेरी ये कमेंट पे कि ये इसलिए बच्चा गिर के मर गया क्योंकि वाइफ को इक्वालिटी चाहिए था और दोनों को कैश चाहिए था, लालच है जीवन में। अब कोई बताएगा, बोलेगा सर ये तो मतलब लाखों करोड़ों में एक आध इंसिडेंट ऐसा हो जाता है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारी वाइफ ऐसी ही हो कि इक्वालिटी चाहिए इसलिए काम पे जा रही है कैश कलेक्ट करने। ऐसा थोड़ी है कि हस्बैंड वाइफ सारे लालची ही हो कि बहुत ज्यादा कैश कलेक्ट करना ही है सर। तो आपको लग रहा है कि ये एक आध इंसिडेंट हो रहा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि टीयर 1 में चल क्या रहा है। जितने भी हमारे टीयर 1 फिएट डॉलर सिटीज हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों को काम वाली बड़े कर रही है। जो काम करने आती है वो काम वाली बड़े कर रही है छोटे छोटे बच्चों को। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जा रहे हैं और धीरे धीरे ये जो इस प्रकार से बड़े हुए बच्चे हैं जो कमर्शियल तौर पे बड़े हुए हैं, मतलब काम वाली को क्या लेना देना, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है उस बच्चे के साथ, उसको पैसे से मतलब है। तो जितना जितना आप कमर्शियलाइजेशन करते जाओगे वो बच्चा जिस प्रकार से ग्रूम होगा, पहले तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ उसका कोई इमोशनल कनेक्ट बैठेगा नहीं। इवेंचुअली जब उसको बड़ा हो जाएगा और पता लगेगा कि मेरे में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं इन लोगों को, ये तो खाली कैश कलेक्ट कर रहे थे। अच्छा, कैश किस लिए कलेक्ट कर रहे थे वो भी इनको नहीं पता है, किसके लिए कर रहे थे हैं वो भी उनको नहीं पता है। क्योंकि घर में जितने प्रोडक्ट्स पड़े हैं उसमें से 90-95% प्रोडक्ट्स ऐसे ही पड़े हैं, कोई टच भी नहीं कर रहा है। तो किस लिए ये कैश कलेक्ट हो रहा है वो किसी को नहीं पता है, बस कलेक्ट हो रहा है। ठीक, तो ये जो इक्वालिटी सीख करने का जो कीड़ा लगा है, अब एंशिएंट भारत में महिलाएं सारी की सारी एंटरप्राइजिंग थी,
राइट, जॉब में नहीं, एंटरप्राइजिंग मतलब बिजनेस टाइकून्स थी, बिजनेस पूरे ऑपरेशन संभालती थी, हस्बैंड के साथ कंधा से कंधा मिला के पूरी फैमिली यूनिट, सारे एंटरप्राइजिंग थे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो पैसे नहीं बना रहे थे, बहुत ज्यादा पैसे बना रहे थे इनफैक्ट। दिक्कत ये है कि जब आपका काम करने का नंबर ऑफ आवर्स कोई और तय कर रहा है, मतलब आपका फाइनेंशियल स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, तो 10 घंटा तो आप उसका, आपका उसके साथ मैरिज हो गया है, 10 घंटा उसने खरीद लिया आपको। अब ये कैश किस लिए कलेक्ट हो रहा है ये नहीं पता। इसकी वजह से अब ये जो बच्चे हैं जिनको मेड्स बड़ा करेंगी या डे केयर में बड़े होंगे, ये बच्चे, इसका जो ग्रूमिंग हुआ है वो किसको झेलना पड़ेगा? वो उसकी फ्यूचर वाइफ और फ्यूचर हस्बैंड को झेलना पड़ेगा, आपको नहीं झेलना पड़ेगा वो जो बिहेव करेगा वो, क्योंकि आपने उसको सिंगल जीवन गुजारने के लिए बड़ा किया हुआ है, राइट। आजू बाजू ह्यूमन फैमिली मेंबर्स कैसे होते हैं, कैसे उनके साथ शेयरिंग करना है, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे उनके साथ फाइनेंशियल रिश्ता होना चाहिए, ये सब कुछ सीखा ही नहीं है उसने, क्योंकि वो काम वाली के पास बड़ा हुआ है वो बच्चा, समझ रहे हो। तो उसको कम्युनिकेट करना भी नहीं आएगा अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ या फ्यूचर हस्बैंड के साथ, फिर क्या होना है आपको पता है। लेकिन वो झेलेंगे फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, आपने तो इसको कर दिया आउटसोर्स, पेरेंटिंग किया ही नहीं। तो सिर्फ बच्चा मर जाने वाले किसी एक इंसिडेंट की नहीं मैं बात कर रहा हूं, बात मैं ये कर रहा हूं कि अगर आपको यही नहीं पता है कि किस लिए कैश कलेक्ट हो रहा है, किसी लोगों को ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्स भरने होते हैं, बट जो आइडियली जो ये इस प्रकार के केसेस हैं जिसमें डेटा दिखा रहा है 90-95% प्रोडक्ट्स जो ये हस्बैंड वाइफ खरीदते हैं वो टच भी नहीं होते हैं। 95%, 90 भी नहीं, 95% प्रोडक्ट्स इनका घर पे ऐसे ही पड़ा है, कोई टच भी नहीं कर रहा है, यूज नहीं, टच भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या चल रहा है वो समझ के बाहर है कि क्यों इतना कैश कलेक्ट करना है। कभी कभी लगता है कैश सिर्फ इसीलिए कलेक्ट करना है क्योंकि एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करना है, और कोई बड़ा रीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि क्यों कैश कलेक्ट करना है, सिवाय कि मुझे मिसबिहेव ही करना है तुम्हारे साथ, इसके लिए कैश कलेक्ट करना है। तो ये जो भी चल रहा है बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ मैं एक को दोष नहीं दे रहा हूं कि खाली इक्वालिटी सीकिंग वाइफ, ये कपल मतलब खुद ही पूरा दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों लालची है, इतना कैश क्यों कलेक्ट करना है। तो यही है बस। और फिर जिद है कि उसी पोल्यूटेड एरिया में रहना है, कंक्रीट वाले, सारी एमिनिटीज के साथ, लेकिन एक भी एमिनिटीज को कभी छुआ भी नहीं है क्योंकि टाइम बचता ही नहीं है। तो सतपाल जी पूछ रहे हैं कि सर आप बताओ कि कितना स्पेंडिंग होना चाहिए, कितना सेविंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्क के आवर्स इतने होने चाहिए कि आपके बिहेवियर से पेरेंट्स भाग ना जाए और बच्चे सफर ना करें, वहां आपको लिमिट डाल देनी चाहिए वर्किंग आवर्स पे, और अपने स्पेंडिंग पे लिमिट डाल देने की जरूरत है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे भाग गए हैं आपके बिहेवियर के चलते और बच्चे भी झेल ही रहे हैं आपको, तो वो कैश कलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है उसका कि क्यों कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। चले, कुछ लोगों को ऑब्वियसली ट्रिगर हो गए वो, अच्छा सर ऐसा बोल रहे हैं, सर ऐसा नहीं बोल रहे, सर एंटरप्राइजिंग करने को बोल रहे हैं, सर दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को एंटरप्रेन्योरशिप करने को बोल रहे हैं, सर ये नहीं बोल रहे कि महिलाओं ने किचन में ही बैठे रहना है। अच्छा, किचन भी स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक भाग था एंशिएंट भारत में, कम से कम 3 ऐसे डोमेन्स थे जिसमें महिला पूरा डोमिनेट करती थी, इंटरनेशनल ट्रेड पूरा, स्पाइसेस, ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स, तीनों के तीनों में इंडियन वुमन डोमिनेट करती थी ग्लोबल बिजनेस।